दोस्तों आदाब। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी आज एक अहम टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। ये वो टॉपिक है जिस पर आम पब्लिक भी बात कर रही है और जो खवास हैं वो भी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है कोरोना वैक्सीन के हवाले से। कोरोना वैक्सीन के हवाले से जितनी खबरें मीडिया में, वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम को नेशनल लेवल पर स्टार्ट किया है, जितनी खबरें आ रही है उससे ज्यादा खबरें सोशल मीडिया पर, इज दिस वैक्सीन इज सेफ, क्या ये वैक्सीन सेफ है, या इस वैक्सीन को लेने वाले, ये भी कहा जा रहा है। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रही है। बाद में ये दावा किया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे शायद वो आगे चल के अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। ये और बहुत सारे सवाल हमारे भी जहन में है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज मैंने जहमत दी है डॉक्टर आरसी बिलोरिया को, जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और शहर हैदराबाद के कई एक दवाखानों में बतौर एक कंसल्टेंट आप खिदमत अंजाम दे रही हैं। मैडम, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मुझे खुशी है कि आप दावत दिए और मैं कुछ भी इसके रिलेटेड किसी का एप्रीहेंशन कम कर सकूं तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी फॉर दैट। बेहद शुक्रिया। मसला ये है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ही हम भी यूज कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का अगर एक्सपर्ट कुछ अपना ओपिनियन रखे तब वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो मेरा आपसे जो पहला सवाल है, हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स, चूंकि यहाँ पर लिमिटेशन था स्पेस की, so I was not in a position to put up your whole CV or backgrounder on the screen. I request you कि अगर if you don't mind कि अगर आप अपने बारे में खुद अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, that will help our viewers कि हम किस एक्सपर्ट को सुन रहे हैं। जी डॉक्टर। ओके, आई एम डॉक्टर आरसी बिलोरिया। मैं वर्क करती हूँ एज अ कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट फॉर लोटस हॉस्पिटल, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड प्रतिमा हॉस्पिटल एंड सनशाइन हॉस्पिटल। मैं बेसिक डिग्री मेरी MBBS एंड MD की है एंड आई हैव बीन द गोल्ड मेडलिस्ट फॉर फ्रॉम NTR यूनिवर्सिटी फॉर द ईयर 2018 for state first rank in MD microbiology, and apart from that I have been awarded other 2 gold medals also from other 2 associations. I have a vast experience of microbiology and particularly in infection control, which I am more interested since last 7 to 8 years now. तो आई फील मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इन्फेक्शन कंट्रोल क्योंकि वो कम्युनिटी को ज्यादा हेल्प करता है ये चीज से कि हम किसी भी इन्फेक्शन को ना, मेरा रोल सिर्फ हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कैसा कंट्रोल करना है फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स टू द पेशेंट्स और फ्रॉम पेशेंट्स टू हेल्थ केयर वर्कर्स। बट कोरोना पैंडेमिक की वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल को एक नया फेस मिला है जहाँ पे जो इन्फेक्शन कंट्रोल के टर्म्स है they are not restricted to only hospitals but they have come into the field of common man also, जैसे कि ये कंटेनमेंट एंड रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, जो ये पैंडेमिक जैसे चीजें हैं, हैंड वॉश, क्वारंटीन, ये जो सब चीजें हम पहले हॉस्पिटल्स में टर्म्स यूज करते थे, आज ये हर किसी कॉमन मैन के दिमाग में है एंड कॉमन मैन इतना अवेयर हो चुका है कि इन्फेक्शन कंट्रोल की कितनी अहमियत है। सो आई फील कि अगर मैं अपने किसी भी बात से किसी इंसान का डर जो है, एप्रीहेंशन जो है या पैनिक जो है कंट्रोल कर सकती हूँ या रिलीव कर सकती हूँ, उसमें मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी किसी भी मीडिया पर्सन का या किसी भी पर्सन का जो ये चीज में हेल्प करेगा, बिकॉज ये फेयर जो है कर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मेरा ताल्लुक में कोई मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। एज ए टीचर मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बट आई फील कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कुछ ऐसे भी हो सकता है जिसके जरिए से लोगों की गलतफहमियां दूर हो और लोगों को सही मालूमात पहुंचे। उसी बैकग्राउंड में आज आपसे हमारा इंटरेक्शन है। तो स्टार्ट विथ मेरा जो सबसे पहला सवाल कि अब करीब 1 बरस होने को आ रहा है कोरोना जो बीमारी है, कोविड-19,
तो पहले हम इस बीमारी के हवाले से थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, ताकि फिर जब हम उसके इलाज पर बात करें तो हमें सही से समझ में आए। तो जी आज हम साल 2021 जनवरी के दिन, जब जनवरी के महीने में आपसे बात कर रहे हैं, तो आज तक साइंटिफिकली डॉक्टर्स ने, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने कोविड-19 को किस तरह पाया या किस तरह वो डिफाइन करते हैं आज की तारीख में? एक्चुअली देखिए, ये तो डिफाइन की गई है, अब ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर हो गया, बट द पॉइंट इज कि जो भी मेडिकल फील्ड में जो है ना, एवर इवॉल्विंग नॉलेज रहती है। ऐसा नहीं रहता है कि कोई भी डिजीज के बारे में जितना हम आज जानते हैं उससे डे बाय डे जो है साइंटिस्ट उस पर वर्क करते हैं, और डे बाय डे ये जो हर, नॉट ओनली रिलेटेड टू कोरोना वायरस, रिलेटेड टू एवरी डिजीज, हर कोई नॉलेज जो मेडिसिन में रहती है, जो हमने एमबीबीएस के वक्त पढ़ी, ऐसा नहीं रहता है कि जो हमने तब पढ़ी तो वो वैसी रहेगी। ये एवरी डे इवॉल्विंग रहती है, इसलिए एवरी डॉक्टर को, एवरी मेडिकल पर्सन को अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। तो जैसे हम जनवरी में, हम जब ये आउटब्रेक हुआ तब हमारे को नहीं मालूम था कि ये सिर्फ चाइना तक ही महदूद रहेगा। वी वर नॉट दैट अप्रीहेंसिव कि ये पैंडेमिक होगा कि नहीं है। वी जस्ट थॉट दैट मे बी इट इज एंडेमिक, वो सिर्फ चाइना में महदूद रहेगा। फिर जब उसके केसेस स्प्रेड होने लगे तो एपिडेमिक होगा, एंड वी डिडंट नो दैट इट विल बी कंसिडर्ड एज पैंडेमिक ऑल्सो। तो आहिस्ता आहिस्ता हमको पता चला एक तो वायरल डिजीज, वायरल डिजीज मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगई या पैरासाइट्स में। सो इट वाज नोन दैट इट इज अ वायरल डिजीज, एंड ये फैमिली जो है, जो इट बिलोंग्स टू कोरोना वायरस फैमिली, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोरोना वायरस फैमिली का एक मेंबर है, जो फैमिली को हम बहुत पहले से जानते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं बहुत पहले से ये जानते हैं कि एक फैमिली है जिसको हम कोरोना वायरिडे बोलते हैं, उस फैमिली का एक ये मेंबर है। सो इट वाज नॉट सम न्यू वायरस जो अचानक से दुनिया में आ गया है, उस फैमिली का ये एक मेंबर था। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जेनेटिक डिकोडिंग हुई, जेनेटिक मटेरियल देखा गया कैसा है, एंड उसके बाद देखा गया कि ये कैसे इफेक्ट होता है आपकी बॉडी में, ये कैसा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या रहता है। जैसा देखा गया था कि चाइना में ये लाइव मार्केट्स में से रहता है, वहां पे बैट्स या कोई भी चीज जो ऐसी है जो एनिमल्स से जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लाइव मार्केट जो ह्यूमंस आते हैं उससे ये उनको लगा, और उसके बाद से इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हुआ। तो इसका ह्यूमन टू ह्यूमन जो है स्प्रेड। सॉरी टू इंटरप्ट, बट यहाँ पर एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि जस्ट नाउ यू सेड हाउ दिस वायरस जानवरों से इंसानों में पहुंचा। तो ये बात सोशल मीडिया के जरिए से भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई है, तो उसमें सच्चाई है। आज डॉक्टर्स ये मानते हैं कि सच्चाई वाकईतन ये इब्तिदा में जानवर में, परिंदों में हुआ करता था, जिनको इंसान ने अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो इंसान को मुंतकिल हुआ। नहीं, ये गिजा के थ्रू से नहीं जाती है। ये जो कोरोना वायरस की बीमारी जो है ना, ये फीको ओरल रूट बोलते हैं हम, मतलब कोई भी चीज को आप खाएंगे तो खाने के रूट से ये बीमारी नहीं होती है। ये जो है सिर्फ ड्रॉपलेट्स के थ्रू से होती है। मतलब कि अगर जैसे जो भी एनिमल इन्फेक्टेड था वो उसके स्क्रीशंस में ये सिक्रेट होती है, और उसके बाद से ये एरोजॉल्स बनते हैं जो आपके सराउंडिंग के एयर में रहते हैं। तो लाइव मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं जिनकी वजह से ये ड्रॉपलेट्स एयर में आए, एयर की वजह से ये जो लोग वहां काम करते थे उनको हुआ। फिर जब इंसान इन्फेक्ट हुआ तो जो ये देखा गया कि ये जो है सांस लेने के थ्रू से आपके लंग्स को फर्स्ट इन्फेक्ट करता है। तो प्राइमरी सिम्टम्स इसके हो जाते हैं, आपको फीवर होता है एंड आपको कफ हो जाता है। कफ की वजह से जब आप कफ करते हैं तो ये जो है एरोजोल्स बन के फिर से आपके एनवायरनमेंट में आते हैं। तो आपके नजदीक के डिस्टेंस में जो रहा, जो आपके 3 फीट के डिस्टेंस में रहता है, वो जब इंसान इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल करता है तो उसको चांसेस होते हैं ये ट्रांसमिट होने की। या अगर कोई भी इंसान जो इन्फेक्टेड है, उस वो जो ड्रॉपलेट्स आपके सराउंडिंग में, अगर आप अपनी नाक, आंख और मुंह को हाथ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से कोई भी सिक्रीशंस है तो उनको लगाएंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी ये लंग्स में जा सकता है।
तो ओनली 2 वेज दिखाए गए हैं कि इससे कैसा ट्रांसमिट हो सकता है। तो धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ दैट इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज, इट इज नॉट अ फीको ओरल डिजीज। ये खाने से नहीं होगी, खाने की कोई भी चीज खाने से नहीं होगी, बट ओनली सांस लेने के थ्रू से, वेदर आप किसी इन्फेक्टेड इंसान के नजदीक गए हैं या अगर इन्फेक्टेड इंसान की छुई हुई चीज को आपने छू के अपने आंख, मुंह और नाक को लगाया तो आपको लंग्स इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये वाया स्टमक ये डिजीज नहीं हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इवॉल्व हुआ। फिर इसका एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ विद बिटवीन सीडीसी एंड डब्ल्यूएचओ, क्या ये एयरबॉर्न भी है। एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट में ये फर्क है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में जो है आपका जो ड्रॉप रहता है स्नीज करने से वो बड़ा रहता है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन में साइज ऑफ द पार्टिकल जो रहता है कम रहता है और वो ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है। ये एक ही डिफरेंस है बिटवीन एयरबॉर्न इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो फर्क क्या है कॉमन मैन के लिए, ये क्या फर्क रखता है दोनों, कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो विद इन आपके 1 मीटर में वो ड्रॉप गिर जाता है। मतलब अगर 1 मीटर से दूर आपके कोई बैठा है उसको ये ड्रॉपलेट इनहेल करने के चांसेस कम है। अगर एयरबॉर्न इन्फेक्शन कोई रहता है तो उसका जो ड्रॉपलेट रहता है छोटा रहता है, वो ज्यादा एयर करंट्स की वजह से थोड़ा दूर तक ट्रेवल कर सकता है क्योंकि उसका वेट कम रहता है, तो उसका इन्फेक्ट होने के चांसेस ज्यादा डिस्टेंस तक रहता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट देखा गया कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग कितनी रखनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का तब ये नॉर्म है। तो वही मैं बता रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। फिर जब रेस्पिरेटरी डिजीज पता चला तो उसके ऊपर हम एहतियात करने की चीजें, हैंड वॉशिंग, कफ एटिकेट, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये चार 5 चीजों का हमको ख्याल रखने के लिए बोला गया। जी, ये तो बेहद शुक्रिया आपका कि आपने उर्दू में आम बोलचाल की जबान में एक मर्ज को जिससे कि हम पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं बताने की कोशिश की। बेहद शुक्रिया। मेरा जो आपसे अगला सवाल है कि वैक्सीन तो अब आई है, इससे पहले भी दवाखानों में जब मरीज कोरोना के मरीज की ये तशखीस हो रही थी कि समवन इज इन्फेक्टेड या मुतासिर है वो कोविड-19 से, तब भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। कहीं प्लाज्मा थेरेपी के नाम से, कहीं पर कोई एंटीवायरल ड्रग के नाम से। तो वो वाला जो इलाज था वो, और अब जो वैक्सीनेशन की शक्ल में जो इलाज आया है, इसमें क्या फर्क है? देखिए, कभी भी कोई भी डिजीज जो रहती है ना, इसको 2 चीजों से हम कर्व करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब भी कोई, सॉरी, इलाज करने की तरीका जी बता रहे हैं, हम 2 तरीके से नहीं, इलाज है। इलाज के अलावा जब कोई डिजीज होती है तो हम जो भी मेडिकल प्रोफेशन में साइंटिस्ट से लेके डॉक्टर्स तक उनका ये एक गोल रहता है कि हम इस डिजीज का इलाज कैसा निकालें और हम इस डिजीज से कैसा बचे। ये 2 चीजें रहते हैं। एक इलाज रहता है जब हमारे को मालूम हो जाता है कि ये डिजीज किस वजह से होती है। तो जैसे कि मैंने बताया ये वायरल डिजीज है, तो हम एंटीवायरल्स जो देखते हैं कि ये एंटीवायरल्स कैसे इस वायरस पे इफेक्ट करेगा और इसको कैसा किल करने की कोशिश करेगा। तो जो भी एंटीवायरल्स हमने देखे गए थ्रू आउट 2020, वो इस वायरस का लोड कम करता था। मतलब कि जब बॉडी में हम उसको देते हैं, आप सुन रहे हैं मेरे को? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी। तो वो एंटीवायरल्स की वजह से या जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो आप बोल रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी से, ये हम कोशिश करते थे कि पेशेंट को जो इन्फेक्शन हुआ है इसमें हम पेशेंट का जो वायरल लोड है उसको हम कम करें ताकि जो सीवियरिटी ऑफ द डिजीज जो है वो कम हो जाए। बस उतना ही कोशिश करते थे क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को डिजीज हो गई है। अब जो सेकेंड गोल है मेडिकल प्रोफेशन का कि हम डिजीज को होने ही कैसे नहीं दें, तो उसके लिए वैक्सीन डेवलप होती है। क्योंकि जब ये इतना ज्यादा स्प्रेड हुई है ये डिजीज, पैंडेमिक किसको बताया, इसमें मिलियंस ऑफ डेथ हुई है। इंडिया में ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई है। तो इसमें सिर्फ एहतियात बरतने से नहीं देखा गया कि हम कर्व कर सके। फिर भी इंडिया में काफी इसको कर्व कर चुके हैं, मगर इसका जो प्रॉपर इलाज नहीं बता सके। इसका बचाव जो है वो है कि हम इसमें लोगों में इसको इम्यून बनाए, इसको जैसे कि हम लोगों में इतनी इम्यूनिटी डेवलप करें कि उनको ये डिजीज हो ही नहीं, उसके लिए वैक्सीन डेवलप होते हैं। तो जैसे कि हमने पोलियो में बच्चों को हम देते गए एवरी बच्चे को पोलियो वैक्सीन मिलती है, MMR वैक्सीन मिलता है, DPT वैक्सीन है। तो कुछ साल पहले
ऐसा ऐसा हमने अनाउंस किया कि इंडिया इज फ्री ऑफ पोलियो। जी, तो ऐसा ये काम होता है वैक्सीन का कि आप जो आपकी पॉपुलेशन में है इतना लेवल ऑफ इम्यूनिटी आप डेवलप करें, इस वायरस को आप ऑलरेडी इतना बॉडी को आप बता दें कि ये वायरस बॉडी के लिए एक जानी पहचानी चीज हो जाती है, वो डेवलप करती है एंटीबॉडीज। तो अगर उसको इन्फेक्शन हुए भी तो ऑलरेडी हर इंसान में उसके खिलाफ एंटीबॉडी लड़ने के लिए एंटीबॉडी रहती है, और उस इन्फेक्शन में वो इन्फेक्शन उतना सीवियर नहीं होता है या बिल्कुल होता ही नहीं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द बॉडी विल रिएक्ट टू द वैक्सीन। जी, तो आपने बताया कि एक तो है मर्ज लाक होने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है, जिसका के अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जो वैक्सीन है ये बिल्कुल, या पोलियो की आपने मिसाल दी कि ये बीमारी लाक होने से पहले दिया जाता है, ताकि आगे चल के जिस किसी को ये टीका दिया जाए वो उस बीमारी से महफूज रहे। मेरा अगला सवाल कि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया में देखते हैं तो जो वैक्सीन सबसे पहले, मुझे जहां तक मुझे याद पड़ता है, लेकिन आप करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, रशिया ने सबसे पहले क्लेम किया कि उन्होंने वहां पर वैक्सीन बनाई। उसके बाद चाइना से क्लेम आया है, फिर यूके में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन आई है, उसके बाद अमेरिका में भी वैक्सीन ढूंढ निकालने का ऐलान हुआ है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है। उसके बाद अभी हाल ही अरसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में भी बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। इलाज नहीं बल्कि हिफाजती, उस बीमारी से हिफाजत के लिए दिया जाने वाला टीका है। टीका एक है, नाम अलग है, ये ममालिक अलग हैं, ये क्या है, आप इस हवाले से बताइएगा। वैक्सीन जो रहता है ना, आपका जो टीका का मतलब, टीका इज अ ब्रॉड टर्म। आप वैक्सीनेट करें ए वैक्सीन, वैक्सीन के बहुत सारे किस्म रहते हैं कि वो वैक्सीन जो है वो बॉडी में अंदर कैसा काम करेगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूंगी कि ये जो है एक चिट्ठी है, मेल है, आप बॉडी के अंदर हम मेल भिजा रहे हैं, आप समझिए कि ये मेल है, बॉडी में हमने भिजाया। मेल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट वैक्सीन के डिफरेंट किस्म के कोडेड। कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिसमें उन्होंने वायरस का जो है जेनेटिक कोड इस्तेमाल किया गया है। जब वो बॉडी में अंदर जाएगा तो पूरा वैक्सीन, वो पूरा वायरस नहीं है, वो वायरस का सिर्फ जेनेटिक कोड अंदर जाएगा, बॉडी उसको आइडेंटिफाई करेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी। कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिन्होंने वायरस को ही इनएक्टिवेट कर दिया है और अंदर भिजा दिए हैं। ऐसे कुछ वायरस वैक्सीन ऐसे हैं जिसमें आपका जो कैरिंग मॉलिक्यूल है वो अलग वायरस है और अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो कोरोना वायरस है। तो पूरे वैक्सीन जो है, नाम, दे आर वर्किंग अगेंस्ट कोविड वैक्सीन ओनली, बट उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सब का अलग है। इसलिए उन अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीकों पे से अपने वैक्सीन डेवलप किए हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अच्छा, हर वैक्सीन देने के बाद रिपोर्ट में ये बतलाया जा रहा है कि इसका जो सक्सेस रेशियो है, इस वैक्सीन की कामयाबी का जो फीसद है, कहीं भी वो 100% नहीं बताया जा रहा। ये इसके किसी भी वैक्सीन का 100% नहीं रहता है। आप कोई भी वैक्सीन लिए तो 100% नहीं रहता है, बिकॉज ये कोविड पैंडेमिक, मैं आपको वही बता रही हूँ कि कोविड पैंडेमिक की वजह से लोग बहुत एप्रीहेंसिव है और ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल के बारे में हम जानना चाहते हैं, गूगल करते हैं। मगर अगर हम दूसरे वैक्सीन के बारे में भी आप चेक करें, दूसरे वैक्सीन में किसी भी वैक्सीन का जो एफिकेसी रेट रहता है ना, 100% नहीं रहता है, बिकॉज एवरी बॉडी हैज अ डिफरेंट मैकेनिज्म टू रेस्पॉन्ड, कि आपकी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करेगी। अगर मेरे को वैक्सीन दिया जाएगा तो मेरा इम्यून सिस्टम कैसा रिएक्ट करेगा उस फॉरेन, उसके लिए तो वो फॉरेन चीज है। तो मे बी शायद मेरी बॉडी 70% लेवल ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी, आपकी बॉडी में अगर डालेंगे शायद आपकी बॉडी उसको 90% देगी, किसी की बॉडी 60% देगी। तो जब ये फेज 3 ट्रायल में देखा गया कि इसकी कितने लेवल ऑफ एंटीबॉडी देखा गया, तो ये देखा गया कि अराउंड 60 to 90% रेंज कर रहा है, ये इससे ज्यादा नहीं देता है। बट 90% इज नॉट अ स्मॉल थिंग। 90% भी बोले तो 100 में से 90% लोगों को आपको इम्यून दे रहा है, दैट्स अ बिग थिंग टू कंट्रोल पैंडेमिक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एहतियात होने से तो ज्यादा कर्व नहीं हो रहा है, मगर अगर आप 100 में से 90 लोग जो है इम्यून हो गए हैं तो वो तो काफी अच्छी चीज है पैंडेमिक को रुकाने के लिए। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पर जो मुख्तलिफ, सोशल मीडिया का बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अनऑथेंटिक
मतलब जिसको कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकता है, कितनी साइंटिफिक है, कितनी वो लोगों की बताई हुई या घड़ी हुई बात है, वो शेयर हो जाती है। अब जो मसला ये है कि ये वैक्सीन लेने से ऐसी हम कंपेयर करेंगे डेनमार्क में, यूरोप का एक कंट्री का नाम लिया जा रहा है कि वहाँ कई लोग इस वैक्सीनेशन के बाद, आफ्टर दिस कोरोना वैक्सीनेशन, कई लोगों की मौत वाकई हो गई। अभी इंडियन मीडिया में भी एक चैनल पर न्यूज आइटम बताया जा रहा था कि आफ्टर वैक्सीनेशन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर, उनको दिया गया, या फिर जिनको ट्रायल पीरियड पर, जिन पर ट्रायल किया गया, उसमें से किसी के मरने की इत्तला है। तो ये भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। और शायद ये पहला ऐसा पैंडेमिक है लेटेस्ट हिस्ट्री में कि सोशल मीडिया के जरिए से इवन कॉमन मैन, एज यू अर्लियर टोल्ड, जब आपने स्टार्ट की अपनी बातचीत, तो बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज थे जो मेडिकल फील्ड में विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हॉस्पिटल डिस्कस हुआ करते थे, विद इन द लिमिट्स ऑफ लैब डिस्कस हुआ कर सकते थे, होते थे। अब बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क एंड पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया, हर आम आदमी भी उस पर डिस्कस कर रहा है। तो वो वजह है या क्या है? जिस तरीके से जो अमवात के हवाले से भी खबर आई थी कि एक यूरोप के कंट्री में कुछ लोगों की मौत वाकई हो गई, और एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ये वैक्सीन मत आप लगवाइए क्योंकि ये यहूदियों की साजिश है, इस वैक्सीन को लगाने से क्या होगा कि मुसलमान अपनी आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकते। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल ये कोई ऐसा कोई ये सारे चीजों पे बिलीव करना नहीं बिलीव करना एक्चुअली आपके खुद के अपने आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा। बट हम मेडिकल प्रोफेशन जैसे कोई भी इंसान से अगर आप बात करेंगे, आप किसी से भी बात करें, मेरे से ही नहीं, आप आपके किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करें, आपको कोई भी ये इसका चीज का ये नहीं देगा कि साइंटिस्ट ने इस पे सही में बहुत मेहनत की है कि ये पैंडेमिक को कैसा कर्व करें। और हर कोई फेज जो है, मैं मानती हूँ कि इसका जो है वैक्सीन को बहुत फास्ट अप्रूवल दिया गया, मगर अगर देखा गया तो इसका अप्रूवल जो है इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के लिए दिया गया है। ये अप्रूवल सिर्फ तब दिया जाता है जब देखा जाता है कि लोग बहुत ही तेजी से मरे जा रहे हैं, और इसका जो बेनिफिट है, जो वैक्सीन का जो बेनिफिट है, वो डेफिनेटली ओवरवे करता है उसके नुकसान के, उसके साइड इफेक्ट्स के। और हम, जैसा मैं बताइए आपको कि हर किसी चीज का, नॉट ओनली वैक्सीन का, अगर मेडिकल प्रोफेशन में आप एक सिंपल गोली भी देखेंगे, कोई भी सिंपल गोली, अगर आप एक पेन किलर भी देखेंगे, डाइक्लोफेनाक देखेंगे, लाइजोडी, जो लोग आइबुप्रोफेन, कोई भी चीज को ऐसा कैंडीज की तरह पॉप इन करते हैं, अगर मैं डॉक्टर हूं, मेरे को मालूम है उसके साइड इफेक्ट्स कैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने पेशेंट को वो प्रेस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके नुकसान को ओवरवे करता है। और वैसे ही जो है वैक्सीन का भी रहता है। अगर हम देखा जाएगा कि जो अपने छोटे न्यू बॉर्न बेबीज को हम जाके वैक्सीन देता है, क्या तब हमारे को डॉक्टर्स ये नहीं बोलते हैं कि बच्चे को बुखार आएगा, जहाँ पे उसको वैक्सीन दिया गया है वहां पे थोड़ा सा टेंडरनेस होगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा, रोएगा, एक दो दिन सताएगा, ये सब चीजें हम डॉक्टर्स माओ को बताते हैं और उनको बोलते हैं कि ये छोटे से साइड इफेक्ट्स हर वैक्सीन में रहते हैं। अगर आप सिंपल एक इंजेक्शन लेंगे, एंटीबायोटिक का भी इंजेक्शन लेंगे, तो वहां पे भी आपको आईएम इंजेक्शन के वक्त आपको जो है पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगा, या कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक दो चार दिन तक रहेगा। ताकत का भी अगर हम कोई इंजेक्शन दिए तो भी वहां पे आपको स्वेलिंग आने का खतरा रहता है। तो इसके जो हमारे इंडिया में दो वैक्सीन का बताया गया है कि यूज किए जाएगा, मेजोरिटी जो इस वक्त दिया जा रहा है वो कोविशील्ड दिया जा रहा है, और नेक्स्ट बैच में कोवैक्सिन भी देने का खबर। तो कोविशील्ड के जो है फेज 3 ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, जो भी साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं वो मिनिमम साइड इफेक्ट्स है, जो जानलेवा नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये किसी की साजिश है या किसी से कोई इससे जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सही अफवाहें नहीं है, इस पे बिल्कुल बिलीव करने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होके, हाँ, मगर डिसीजन आपका रहेगा वैक्सीन लेने का, इसमें कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप जाइए और जाके वैक्सीन लीजिए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे रहा है कि क्योंकि वो ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं पेशेंट के साथ, उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं, ज्यादा रिस्क है उनको एक्सपोजर का, तो उसकी वजह से उन बेनिफिशियरीज उनको लिया गया है। तो आई थिंक अराउंड मोर देन 6 लाख शॉट्स हेल्थ केयर वर्कर्स को दिए हैं लास्ट 16 से, जब से लॉन्च हुआ है ये वैक्सीन। मैं खुद इस ड्राई रन की इसमें पार्ट ली हूँ, ड्राई रन में कैसा हमको प्रिपेयर करना है अपने हॉस्पिटल को। तो हमारे को क्लियरली बताए गए हैं कि क्या साइड इफेक्ट्स रहेंगे, जो कैटेगराइज किए गए हैं वेरी रेयर में, रेयर में, एंड बिल्कुल
जो थोड़े कॉमन हो सकते हैं। कॉमन इफेक्ट्स में आपके साइट में थोड़ा पेन होगा, थोड़ा आपको वहां पे गर्म फील होगा, या आपको नौजिया होगा, डिजीनेस होगी, या उसके बाद से जो थोड़ा रेयर है आपको चक्कर आ सकती है या नौजिया आ सकता है, थोड़ा डायरिया हो सकता है। तो कोवैक्सीन ने, कोविशील्ड ने अपने जो है फैक्ट शीट गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ के इत्मीनान कर सकते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वेरी वेरी रेयर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आज तक 16 से लेके आज 20 तक 4 दिन हो गए हैं वैक्सीनेशन के। आई थिंक मोर देन 6 लाख वैक्सीनेशन दिए गए हैं। अराउंड 0.002% का रेट देखा गया है एडवर्स इवेंट का, जिनको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत पड़े। मतलब 2 in 1000 जिनको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत पड़ी, और वहां पे उनको कोई खतरा नहीं हुआ, जान का खतरा नहीं हुआ, थोड़ा स्टेबल करने का, एंड दे आर स्टेबल। जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो कुछ 400-500 लोगों में हुए हैं आउट ऑफ ऑल दीज 6 लाख, उनको ये वो कंप्लेन क्या किए हैं कि हमको पेन है, टेंडरनेस है, थोड़ा बॉडी एक दिखा, दैट्स इट, और उसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं गया। और गवर्नमेंट की साइट पे हमारे को क्लियरली ये बताया गया है कि एवरी साइड इफेक्ट को आप रिपोर्ट करिए। अगर क्योंकि जितना लोग रिपोर्ट करेंगे इस साइड इफेक्ट के बारे में, उतनी ज्यादा जानकारी होगी, उतने ज्यादा जो आगे वैक्सीन लेने वाले हैं उनको इत्मीनान होगा कि नहीं होगा। खास तौर पे डॉक्टर्स को ये इल्तिजा की जा रही है कि आप रोल मॉडल्स एक्ट करिए और जाके वैक्सीन लीजिए, ताकि जब डॉक्टर्स नॉलेजेबल रहते हैं इस वैक्सीन के बारे में कि वो कैसा एक्ट करता है, क्या बॉडी में इफेक्ट कर सकता है, वैसा एक कॉमन मैन, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो या नहीं लिखा हो, उसको नहीं मालूम होगा कि वैक्सीन कैसा बॉडी में जाता है, क्या इफेक्ट करता है, और उससे क्या क्या चीजें हो सकती है और क्या क्या चीजें नहीं हो सकती है। तो डॉक्टर्स को रोल मॉडल एक्ट करना चाहिए और वो आगे बढ़ के ये चीज को लेना चाहिए, ताकि कॉमन मैन जो है उसको दिलासा मिले, वो पैनिक से रिलीव करे और ये वैक्सीनेशन जाके ले। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जब वैक्सीनेशन आम आवाम के लिए खोला जाएगा तो उसमें ये बात भी सुनने में आई कि पहले जो 50+ जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या जो सीनियर सिटीजन है उनको तरजीह दी जाएगी। जी नहीं, ऐसा हमारे पास गवर्नमेंट ने ऐसा सोचे थे कि हाई रिस्क ग्रुप में पहले दिया जाएगा, और हाई रिस्क ग्रुप में फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स में जैसे नर्सेस, डॉक्टर्स एंड एनी पैरामेडिकल स्टाफ है, या कोई हाई रिस्क कंडीशन जिसे जैसे एज ऑफ 50 अबो एंड जिनके कुछ क्रॉनिक कंडीशंस ऑफ लंग, लिवर एंड हार्ट है, उनको सोचे थे वैसा देंगे, मगर वैसा फिर वो नहीं अप्लाई किया गया। बेनिफिशियरीज उनको लिया गया जो हेल्थ केयर वर्कर्स है और फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जिनको पेशेंट के साथ ज्यादा कांटेक्ट होता है। और एक तरीके से मुझे ये ड्राइव ज्यादा अच्छा इसलिए दिखा क्योंकि जो भी डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड को अगर आप ज्यादा पहले वैक्सीनेट करेंगे तो उससे दूसरे लोगों में भी ज्यादा हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि वो देखेंगे जैसे कि 16 के दिन देखा गया कि जो वैक्सीनेशन रेट था कम था, ज्यादा लोग नहीं आए कंपेरेटिवली। उसके बाद सेकेंड डे जब फर्स्ट बैच ने लिया, उनको देखा गया कि नहीं हुआ कुछ भी, दे वर मॉनिटरिंग देम, नहीं हुआ, तो सेकंड डे ज्यादा लोग आए, थर्ड डे उससे ज्यादा लोग आए, आज चौथे दिन ज्यादा लोग आए। तो ऐसा देखा गया 70% ऑफ द टारगेट जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी बेनिफिशियरीज का रखा था वो आज 71% अटेन हो गया है। तो ये अगर मेडिकल प्रोफेशन को ये, आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन कि डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले देना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा मालूम है कि वैक्सीन कैसा इफेक्ट करती है और वो कितना लोगों के लिए उनकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ताकि वो रोल मॉडल्स एक्ट करे दूसरे लोगों के। वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को या उस चीज को समझाने के लिए आपने बड़े अच्छे अंदाज में उस चीज को समझाया। यहाँ पर एक सवाल शायद मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूछूं कि एज ए रोल मॉडल अगर आपसे पूछा जाए तो वुड यू प्रीफर, क्या आप ये वैक्सीनेशन लेंगी? बिल्कुल लेंगे। मेरा हम ऑलरेडी मेरा नाम बेनिफिशरीज में है, बट सिंस आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, मैं आपको बताई हूँ, मैं ऑलरेडी लोटस हॉस्पिटल्स में इसका ड्राई रन हुआ और उसके बाद से हमने पूरे अरेंजमेंट किए हैं। आई वाज अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट, इनफैक्ट माय नेम इज देयर एज अ वैक्सीनेटिंग ऑफिसर। एंड ड्राई रन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअली 18 को हमारा वैक्सीनेशन होगा एंड वी वर रेडी फॉर दैट, हमारे पूरे अरेंजमेंट्स हो गए थे। मगर फिर ये बताया गया कि पहले गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पहले, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कवर करना चाह रहे हैं, और 26 जनवरी के बाद, रिपब्लिक डे के बाद वो प्राइवेट सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एंड आई एम होल हार्टेडली वेटिंग फॉर दैट।
कि कब ये होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है डॉक्टर्स को रोल मॉडल बनना चाहिए। एंड एप्रीहेंशन, जितना हम पॉजिटिवली सोचेंगे उतना पॉजिटिव हमारे साथ होगा, नेगेटिवली सोचेंगे तो पॉजिटिव भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। बेहद शुक्रिया आपके इस जज्बे को हम आम आदमी सलाम ही करता है कि डॉक्टर खुद रोल मॉडल बनने के लिए तैयार है और न सिर्फ खुद वैक्सीन लेने के लिए तैयार है बल्कि इस प्रोग्राम की कामयाब अमलावरी के लिए भी पूरी तरह से संजीदा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जब ये वैक्सीनेशन हो जाएगा, जैसे अब भी बहुत सारे लोगों ने मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और जो सैनिटाइजेशन, हाथों को मुसलसल धोने की जो हिदायत थी उसको नजरअंदाज कर दिया है। अगर हम शहर हैदराबाद की बात करें तो अब मास्क हमें बहुत कम नजर आता है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें कम नजर आती है और लोग सैनिटाइजेशन मतलब जिस तरीके से हाथों को बार बार धोने की हिदायत दी गई उसको भी अब अमल नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से कि क्या वैक्सीनेशन के बाद इसकी जरूरत पूरी जाती रहेगी या क्या है, नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। ये बहुत क्लियरली मैं बताना चाहती हूँ इसमें कि आपका जो वैक्सीनेशन का मैंने आपको बताया, आप सबको मालूम है कि इसकी जो एफिकेसी है 60% से रेंज होगी टू 90%। और जो आपका इसके शॉट्स जो हैं, 2 शॉट्स रहेंगे। आपका आज 0 डोज होगा तो 28 डेज के बाद आपका सेकेंड डोज होगा। बिकॉज इसका ट्रायल्स में देखा गया है जो लेवल ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल जो है वो सेकेंड डोज के 15 डेज के बाद रेज होगी। तो उस तब तक उसके बाद भी आप किस लेवल में आते हैं, आप 60% पे फॉल करते हैं, 70 में, 80 में, 90 में, किस में फॉल करते हैं, यू डोंट नो। तो आपका जो मेन बचाव है, मेन बचाव जो है वो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस ही रहेगा। प्लीज ये दिलो दिमाग में ठान लीजिए कि जब तक ये केसेस 0 नहीं होंगे, 0 तो कभी होंगे नहीं, क्योंकि हम जैसे देखेंगे इससे पहले भी हमारे काफी पैंडेमिक आए, जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू का आया है। ऐसा नहीं हुआ कि स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक रुक गया, पैंडेमिक रुक गया है मगर उसके केसेस चालू है। साल में हमको कोई केसेस आते ही रहते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोरोना वायरस कोविड-19 के जो केसेस है 0 हो जाएंगे, मगर पैंडेमिक कंट्रोल में आ जाएगा। मगर इन ओवरऑल प्रैक्टिसेस जो है अभी फिल वक्त जो है, वैक्सीन भी अगर आपने लिया है तो मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग, ये 3 चीजें हमारे बचाओ आखिरी दम तक रहेंगे। ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये किसी भी हालत, नॉट ओनली फॉर द वैक्सीनेशन। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको पास्ट कोविड इन्फेक्शन हो चुका है और वो लोग सोच रहे हैं कि अब हमारे में कोविड एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके, तो हमारे को सेकेंड इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हमको एहतियात करने की जरूरत नहीं है। ये प्लीज अपने दिमाग से ये बात को निकाल दीजिए। और एहतियात करने में कोई किसी का नुकसान नहीं है। इस तरीके से आप अपने आप को भी महफूज रखते हैं और आगे वाले इंसान को भी महफूज रखते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है जिसकी वजह से हमारे को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो अगर इस चीज से करने से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, दूसरे इंसानों को सेफ, तो जैसे रिफ्लेक्सली अपने आप अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, रिफ्लेक्सली आप पानी पीते हैं जब आपको प्यास लगती है, रिफ्लेक्सली ऐसा होना चाहिए कि आप अपने हाथ धोए जब आपको लगता है कि हाथ कंटामिनेट हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क प्लीज स्पेशली इन द क्राउडेड एरियाज बिल्कुल मत छोड़े। डॉक्टर आरसी बिलोरिया, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया। और आज मैं आपको एक मरतबा फिर से अपनी बात खत्म करने से पहले, इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले बता दूं कि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के जरिए से मतलब जिसकी कोई बेसिस नहीं है, अनसाइंटिफिक जो कहानियां हैं वो घड़ी जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन को ही लेकर नहीं बल्कि जब कोविड-19 शुरू हुआ था उस वक्त से ही ये सिलसिला चला है। तो इस तरह का आपके साथ इंटरेक्शन करने का एक मकसद यही था कि हम सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे so that we can propagate authentic information not only about COVID-19 but about vaccination also। तो इस हमारी इस कोशिश में आपने साथ दिया है, उसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा फिर किसी इशू पर आपसे बात करें। लेकिन अपनी बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन और जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन के लिए। एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या क्या आपका काम होता है?
एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक्चुअली मैं आपको बताया आई वर्क एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का वर्क एक्चुअली लैब में रहता है। तो कल्चर रिपोर्ट्स एंड ऑल हम पहले लैब वर्क करते हैं। तो कोई भी सेरोलॉजी का काम, HIV स्टेटस, HBsAg, HCV, जो भी ब्लड बॉर्न डिजीजेस है उसके जो रिपोर्ट्स रहते हैं हमारे थ्रू से इशू होते हैं। या कल्चर, कौन सा एंटीबायोटिक खाना, कौन सा एंटीबायोटिक नहीं खाना, अगर आप में आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है सैंपल देने से पहला बेसिक रोल हमारा ऐसा रहता है। हम लैब में जाके ये पूरे रिपोर्ट्स को जो है इशू कराते हैं। पैरासाइटोलॉजी के भी कोई भी रिपोर्ट्स है या वायरोलॉजी, ये पूरे चीजें हम पहले लैब का वर्क करते हैं। उसके बाद से जो है इन्फेक्शन कंट्रोल होते हैं हम थ्रू आउट द हॉस्पिटल जो है राउंड्स पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारा रोल ये रहता है कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसका जो जिस बीमारी की वजह से वो आया है उस बीमारी का इलाज उसका हो, ना कि ये कि हमारे हॉस्पिटल में उसको एक कोई नया इन्फेक्शन हो जाए। तो ये इन्फेक्शन को कैसा प्रिवेंट करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रोल्स रहते हैं। हम कैसा इन्फेक्शन से आप हमारे पेशेंट को बचाए, एक तो वो रोल है। तो वो चीजें हम देखते हैं राउंड्स पे कि क्या क्या चीजें वो हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकेंड ये चीज है कि कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट जो रहता है उसकी वजह से हमारा जो स्टाफ है वो भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। उनको कैसा गाइडेंस देना है कि वो क्या क्या एहतियात का वो चीजों का एहतियात बरत रहे हैं कि नहीं बरत रहे हैं। क्योंकि अगर वो इन्फेक्ट हो जाएंगे तो उससे स्प्रेड होके वो पूरे हॉस्पिटल में फैल सकता है। और अगर वो इन्फेक्ट हेल्थ केयर वर्कर अगर इन्फेक्ट हो जाएगा तो वो घर जाके अपने फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमारा ये रोल रहता है कि पेशेंट भी महफूज रहे और हमारे जो स्टाफ है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो भी इन्फेक्शन से महफूज रहे। इन जनरल जो है पेशेंट हमारा खुशी खुशी जो चीज के लिए हॉस्पिटल आया है उससे बेफिक्र होके जाए, ना कि एक नई बीमारी लेके जाए। ये हमारा रोल रहता है हमारे बचाने का। जी डॉक्टर आरसी, आपसे बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई। उन सेम मौजूआत है। पर हमने एक डॉक्टर से जो कि अपने फील्ड का एक्सपर्ट है उससे बात की। आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। हम एक मर्तबा फिर प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया बहुत बहुत दावत देने के लिए। इट वॉज माई प्लेजर टू बी हियर एंड आंसर योर क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जवाबों से लोगों का अप्रहेंशन कुछ कम हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सब हमारा प्रोग्राम देखें, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।